आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सबसे बेसिक प्लांट ब्रीडिंग मेथड है, दैट इज कॉल्ड प्लांट इंट्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं कि प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं और प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड्स जो है ये कैसे प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड जो है कैसे इसने जो है ब्रीडिंग में हेल्प की और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड? प्लांट इंट्रोडक्शन इट इज a very old but important method of the plant breeding। जब से ये एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है ना, जब से एग्रीकल्चर आदमी ने स्टार्ट किया है, यानी लगभग ऐसा माना जाता है कि हिस्टोरिकली ईसा से 10,000 ईयर्स अगो या बिफोर क्राइस्ट एग्रीकल्चर की हिस्ट्री हमें प्राप्त होती है। और उस समय से अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में जो बदलाव आए वो बेसिकली ब्रीडिंग मेथड को लेकर के ही आए, और उस दौरान से लेकर के और अब तक प्लांट इंट्रोडक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट मेथड बना हुआ है। प्लांट इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि नाम बता रहे हैं ना, प्लांट इंट्रोडक्शन मतलब किसी प्लांट को किसी जगह इंट्रोड्यूस कराना। इंट्रोड्यूस कराना मतलब पहले परिचय देना। सो द प्लांट इंट्रोडक्शन is transportation of crop plant from one place of their cultivation to such area where they never grown earlier। यानी एक जगह से किसी पौधे को लेके किसी ऐसे जगह इंट्रोड्यूस कराना जहां पर पहले वो ग्रो नहीं कराया जाता था, उसको हम लोग जो है बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड। ठीक है ना। अब जो प्लांट इंट्रोडक्शन होता है ये फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक देश से दूसरे देश में, अथवा किसी देश के एक रीजन से दूसरे रीजन में भी हो सकता है या किया जा सकता है। जो देश काफी बड़े हैं, फॉर एग्जांपल पहले इंडिया या भारतवर्ष का विस्तार जो है अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक था, तो हम देखें तो वो रीजन काफी बड़ा है ना। या अगर हम रशिया को देखें तो रशिया में भी जो है काफी बड़ा देश है, और उसमें अगर हम किसी एक रीजन से यानी कि ईस्टर्न रशिया से वेस्टर्न रशिया में किसी प्लांट को ले जाएं जहां पर वो पहले ग्रो नहीं कराया जाता था, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन जब से ह्यूमन बींग्स में सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जब से मतलब राजशाही स्टार्ट हुई, समाज का निर्माण हुआ, तो आपने देखा होगा कि पहले बहुत सारी सभ्यताएं हुई हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन है, चाइनीज कल्चर है ना, रोमन एम्पायर है। तो यहाँ पर ट्रेड कल्चर जो है होता रहता था, और एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करता रहता था अपने राज्य विस्तार के लिए, अपने अपने इनकम के लिए, अपने टैक्सेस के लिए। तो इस दौरान जब माइग्रेशन हुआ ह्यूमन बींग्स में एक जगह से दूसरी जगह, तो माइग्रेशन के साथ साथ प्लांट इंट्रोडक्शन अपने आप होता चला गया। ठीक है ना। तो वो क्रॉप जो एक जगह उगती थी, दूसरी जगह के लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, वहां पर जो माइग्रेंट्स गए एक जगह से दूसरी जगह, वो अपने साथ अपने यहाँ के लोकल क्रॉप्स को लेके गए और वहां पर उन्होंने उसको लगा दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम अपने रीजन की बात करें, अपने क्षेत्र में बात करें, तो मूंगफली हमारे यहाँ काफी उगाई जाती है। तो मूंगफली, साउथ की मूंगफली, नॉर्थ की मूंगफली, दोनों में कलर वेरिएशन, टेस्ट, फ्लेवर अलग अलग होता है। अगर हम चाय की बात करें तो दार्जिलिंग की चाय, उत्तराखंड की चाय, दोनों के स्वाद में फर्क होता है। आसाम टी, दार्जिलिंग टी, दोनों में अंतर है। आसाम जो है वो अपने आप में स्टेट है और दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का एरिया है ना। तो इस तरीके से हम देखें तो जो प्लांट इंट्रोडक्शन है एक देश से दूसरे देश में या किसी बड़े देश के एक रीजन से दूसरे रीजन में प्लांट को ले जाना जहां पर कि वो पहले ग्रो नहीं करता था, प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। जो प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड है खास तौर पे ये तब और तेजी से हुआ जब कोलंबस ने न्यू वर्ल्ड की खोज की। कोलंबस, आपको पता है ना, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस वास्तव में भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वो एक्सीडेंटली वो एक नए जगह, नई दुनिया में पहुंच गया
जिसको कि बाद में हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। तो जब अमेरिका पहुंचा तो अमेरिका से पूरी दुनिया जो है अनजान थी कि अमेरिका नाम का कोई महाद्वीप है भी। जब ये अमेरिका गए तो वहां की जो क्रॉप्स थी उनको हम लोग कहते हैं न्यू वर्ल्ड क्रॉप, या जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, इसको हम लोग न्यू वर्ल्ड बोलते हैं, और बाकी जो एशिया और यूरोप है इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड। तो जब कोलंबस ने न्यू वर्ल्ड की खोज की और न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड लोग आने जाने लगे अटलांटिक ओशन को पार करके, उस दौरान जो प्लांट इंट्रोडक्शन है काफी तेजी से हुआ कि न्यू वर्ल्ड क्रॉप ओल्ड वर्ल्ड रीजन में आई और ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप का ट्रांसपोर्टेशन जो है न्यू वर्ल्ड रीजन में हुआ। ठीक है। अगर हम प्लांट इंट्रोडक्शन को देखें तो प्लांट इंट्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। तो जो प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन है इसमें जो इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल होता है वो डायरेक्टली एज ए कमर्शियल वेराइटी के रूप में कल्टीवेशन में हम लोग उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो प्लांट हम दूसरे देश से अपने देश में लाते हैं, या हाँ तुम कुछ पूछ रही हो? तो नहीं सर। हाँ, कोई भी प्लांट मटेरियल जो कि हम एक देश से दूसरे देश में लेके आते हैं, अगर डायरेक्टली उसमें बिना कोई मॉडिफिकेशन या चेंज किए डायरेक्टली हम उसको अगर कल्टीवेशन में ले आते हैं, तो इस तरह के इंट्रोडक्शन को हम लोग जो है प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। और प्राइमरी इंट्रोडक्शन में कोई प्लांट के जीनोटाइप में कोई हम चेंज नहीं करते हैं, एज सच जो है उस प्लांट को हम लोग यूज करना शुरू कर देते हैं। ये मेथड जो है ये इसको हम लोग डायरेक्ट इंट्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, लेकिन ये जो मेथड है प्राइमरी इंट्रोडक्शन मेथड वो लेस कॉमन है। भारत में अगर हम देखें तो राइस की वेराइटीज हैं जैसे IR8, IR28, IR36, ये प्राइमरी इंट्रोड्यूस्ड वेराइटीज हैं जिसमें कि बिना कोई चेंज किए डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ कल्टीवेशन शुरू कर दिया कमर्शियल फॉर्म में। इसी तरह जो एप्पल की वेराइटीज हैं, रेड चीफ एप्पल है, सिल्वर स्पर है, या टॉप रेड वेराइटी है, ये वेराइटीज हम लोगों ने एज ए प्राइमरी इंट्रोडक्शन हम लोगों ने अपने देश में डायरेक्ट कल्टीवेशन में इसको ले आए और इसको जो है सक्सेसफुली हमने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। ये मेथड बहुत इजी है, डायरेक्ट है, लेकिन लेस कॉमन है। लेस कॉमन इसलिए है क्योंकि कोई भी क्रॉप जहां पर उगती है, ग्रो करती है, उसका एक पर्टिकुलर निश होता है, उसका एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम होता है जहां पर वो ग्रो करती है। और उन चीजों में कोई भी क्रॉप है वो पर्टिकुलर सॉयल, उसका क्लाइमेटिक रीजन, उसकी जो कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी में ग्रो करती है वो उसके लिए एडॉप्टेड होती है। जब एक जगह से दूसरी जगह हम किसी क्रॉप को लेके आते हैं तो नए हैबिटेट में कम्युनिटी चेंज हो जाती है, सॉइल माइक्रोब्स चेंज हो जाते हैं, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है, क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं। तो इन सब चेंजेस की वजह से जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन है या जिस क्रॉप का हम लोग प्राइमरी इंट्रोडक्शन करते हैं वो उतनी सक्सेसफुल नहीं होती हैं जितना कि वो अपने ओरिजिनल हैबिटेट में रही हैं। ठीक है। इस वजह से बहुत कम स्पीसीज जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर रही हैं, उनको अगर हम अपने यहाँ इंट्रोड्यूस कराते हैं तभी वो सक्सेसफुल हो पाती हैं एज ए प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्रॉप। ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जब हम जो प्लांट मटेरियल दूसरे देश से अपने देश में या एक रीजन से दूसरे रीजन में लेके आते हैं तो सबसे पहले हम उसका सिलेक्शन करते हैं, उसको हम सिलेक्शन के लिए छोड़ देते हैं, या उस प्लांट मटेरियल को हम डायरेक्टली यूज न करके लोकल वेराइटी के साथ हाइब्रिडाइजेशन के लिए एज ए पेरेंट यूज करते हैं। तो इस तरह के इंट्रोडक्शन को हम लोग सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में जो प्लांट मटेरियल हम लोग बाहर से लाते हैं उसको डायरेक्ट कल्टीवेशन में न ला करके उसको हम एज ए पेरेंट मटेरियल यूज करते हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन लोकल वेराइटी से कराने के बाद उस हाइब्रिड को जब हम कल्टीवेशन में लाते हैं कमर्शियल कल्टीवेशन में, तो इसको हम लोग सेकेंडरी इंट्रोडक्शन बोलते हैं। भारत में
CIMMYT से, जो कि मैक्सिको में स्थित है, जहां पर कि नॉर्मन बोरलॉग ने काम किया था और ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस डेवलप की थी। वहां से इंडिया में जो वेराइटीज आई थी उनका नाम था कल्याण सोना और सोनालिका वेराइटी। तो ये जो वेराइटीज थी कल्याण सोना और सोनालिका वेराइटी, इसको डायरेक्ट यूज न करके इसको जो लोकल व्हीट वेराइटीज थी उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन में यूज करने के लिए एज ए पेरेंट मटेरियल यूज किया गया। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन के बाद फिर जो हाइब्रिड तैयार हुए उस हाइब्रिड को हमने कमर्शियल कल्टीवेशन में यूज किया। ठीक है ना। तो इस तरह के इंट्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। और ये मेथड यानी सेकेंडरी इंट्रोडक्शन मेथड प्राइमरी इंट्रोडक्शन मेथड से ज्यादा पॉपुलर है, मोर कॉमन है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम जो इंट्रोड्यूस प्लांट मटेरियल है उसको डायरेक्ट यूज न करके उसको हम लोकल वेराइटीज के साथ क्रॉस करा के हम उसके हाइब्रिड को यूज करते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि चूंकि दोनों के कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, लोकल वेराइटी का जो लोकल एडाप्टेशन कैरेक्टर है वो मिल जाता है, और जो इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी है उसका जो नोवेल कैरेक्टर है, जो नया कैरेक्टर है, वो हम लोगों को मिल जाता है, और इस तरीके से हमें डबल बेनिफिट प्राप्त होता है। तो ये दो तरीके के प्लांट इंट्रोडक्शन होते हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। अब आते हैं सम प्रोमिनेंट प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में कौन कौन से प्रोमिनेंट प्लांट इंट्रोडक्शन किए गए हैं, इसका अगर हम हिस्ट्री देखें तो लगभग 1300 AD में, यानी कि जब भारत में मुगलों का आक्रमण हुआ, तो उस दौरान सबसे पहले ग्रेप्स सेंट्रल एशिया से भारत में आए। जनरली भारत का जो बॉर्डर एरिया था, अगर हम देखें तो ईस्ट से कोई अटैक नहीं हुआ, नॉर्थ से कोई अटैक नहीं हुआ। जो वेस्टर्न बॉर्डर था इंडिया, यानी जो आज का अफगानिस्तान है, वहां से भारत पर जो है विदेशियों के आक्रमण हुए, चाहे वो सिकंदर आया हो, चाहे वो शक और हूण आए हों, या मुस्लिम आए हों, या ब्रिटिशर्स आए हों। ब्रिटिशर्स तो बेसिकली शिप के रास्ते आए हुए थे, बट अप टू द मुगल्स ये वेस्टर्न इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू आए, और वहां से जब ये आए तो अपने साथ ग्रेप्स इंडिया में लेके आए। भारत में ग्रेप्स ओरिजिनल क्रॉप नहीं है। फिर इसके बाद देखें तो 16वीं सेंचुरी में, यानी कि 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगीज भारत में आए, पुर्तगाली, तो वो अपने साथ मेज, ग्राउंडनट, पटेटो, टमेटो, टबैको, गुआवा, कैशू नट्स यानी मक्का, मूंगफली, आलू, टमाटर, तंबाकू, अमरूद और काजू, ये अपने साथ लेकर के आए, और वो प्लांट्स इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इंटरेस्टिंगली जो मेज है, पटेटो है, टमेटो है, टोबैको है, ये प्लांट्स, ये जो क्रॉप है, ये न्यू वर्ल्ड क्रॉप है, यानी कि ये बेसिकली सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका की ये ओरिजिनल क्रॉप्स हैं, जो कि पुर्तगीज अपने साथ 16वीं शताब्दी में इंडिया लेकर के आए। इसी तरह 18वीं सेंचुरी में देखें तो 18वीं सेंचुरी में पुर्तगीज के बाद ब्रिटिशर्स आए, और ये आप सभी ने इतिहास में पढ़ा होगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने इंडिया में स्टैब्लिश की थी जहांगीर के टाइम पर। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो ये अपने साथ 18वीं सेंचुरी में टी यानी चाय, लीची, लोकार्ट, ये जो फ्रूट होता है, लोकार्ट का फ्रूट, ये वास्तव में ये जो 3 क्रॉप हैं ये चाइना से ब्रिटिशर्स लेके आए। फिर मेडिटेरेनियन रीजन से यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, फूल गोभी और पत्ता गोभी, ये ब्रिटिशर्स इंडिया में लेके आए। और इसी तरह एक महोगनी का पेड़ होता है जिससे कि हमें टिम्बर प्राप्त होता है, ये महोगनी वेस्ट इंडीज से ब्रिटिशर्स इंडिया लेके आए। ठीक है। फिर हम देखें तो 20वीं सेंचुरी में यानी 20वीं शताब्दी में जब देश आजाद हो गया तो भारत में प्लांट इंट्रोडक्शन को मॉनिटर करने वाली जो नोडल एजेंसी है वो NBPGR है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। ये न्यू दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, और ये इंस्टीट्यूट NBPGR बाद में आजादी के बाद ये बनी, और ये भारत में सोयाबीन, शुगर बीट यानी चुकंदर, यूकलिप्टस और जोजोबा, इन प्लांट्स को भारत में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो ये कुछ प्रोमिनेंट प्लांट थे
जिनको कि इंट्रोडक्शन मेथड के द्वारा भारत में ग्रो कमर्शियली कल्टीवेशन इनका जो है शुरू किया गया, इनको ग्रो कराया गया। बेसिकली दे आर नॉट ओरिजिनल क्रॉप ऑफ आवर इंडिया। ठीक है। एजेंसीज फॉर प्लांट इंट्रोडक्शन, अगर हम देखें कि भारत में कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो कि प्लांट इंट्रोडक्शन को गवर्न करती हैं, तो जब भारत ब्रिटिशर्स के अधीन था तो सबसे पहले अगर हम प्लांट इंट्रोडक्शन को देखें तो 19वीं सेंचुरी में जो रॉयल बोटेनिक गार्डन है कीव में है, इंग्लैंड में एक जगह है कीव, वहां पर इस्टेब्लिश्ड है रॉयल बोटेनिक गार्डन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। ये यहाँ से बहुत सारे प्लांट्स को जो है ब्रिटिशर्स वहां से लेके इंडिया आए। फिर इंटरनेशनली अगर हम देखें तो IPGRI, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, IPGRI का जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है। ये इंस्टीट्यूट जो कि इटली में है, ये बेसिकली ग्लोबल बेसिस पर पूरे वर्ल्ड लेवल में प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ठीक है ना। फिर अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना सबसे पहले 1900 के आसपास ब्रिटिशर्स ने की थी, और इन्होंने सबसे पहले पूसा नामक स्थान बिहार में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से एक संस्था बनाई। बाद में वहां भूकंप आया और वो इंस्टीट्यूट तबाह हो गया, तो उसको भागलपुर बिहार से शिफ्ट करके पूसा को ये लोग न्यू दिल्ली लेके आए, और न्यू दिल्ली में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। 1946 में जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का बॉटनी डिवीजन था, वो प्लांट इंट्रोडक्शन को जो है गवर्न करता था या उसको रेगुलेट करता था। फिर भारत की आज़ादी के बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद फिर जो IARI है उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका डाइवर्सिफिकेशन हुआ। 1961 में IARI में एक डेडिकेटेड प्लांट इंट्रोडक्शन डिवीजन जो है खुला, इस्टेब्लिश किया गया, और ये जो प्लांट इंट्रोडक्शन डिवीजन IARI का था जो कि 1961 में खुला, इसने जो है प्लांट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर्स थे उसको रेगुलेट करना उसने शुरू किया, वो उसका नोडल एजेंसी था। फिर फाइनली 1976 में जो प्लांट इंट्रोडक्शन डिवीजन था उसको एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट बना दिया गया, जिसको कि हम लोग नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं, NBPGR, न्यू दिल्ली। तो आज देखा जाए तो जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं या एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, इनका जो प्लांट इंट्रोडक्शन रेगुलेशन है, ये NBPGR इंस्टीट्यूट ही अपने देश में करती है। फिर व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द प्लांट इंट्रोडक्शन, प्लांट इंट्रोडक्शन का क्या बेनिफिट है, क्या इसकी खूबी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। इट इज अ वेरी इजी एंड क्विक मेथड ऑफ डेवलपिंग न्यू वेराइटीज। न्यू वेराइटीज डेवलप करने के लिए सबसे आसान और क्विक मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें हम या तो प्लांट को डायरेक्टली एज ए कमर्शियल कल्टीवेशन यूज कर सकते हैं, अथवा हम इस प्लांट को एज ए पेरेंट यूज करके इससे हाइब्रिड डेवलप कर सकते हैं, और उस हाइब्रिड वेराइटी को अपने यहाँ कमर्शियल कल्टीवेशन में डेवलप करके उससे हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये वेरी इजी और क्विक मेथड है, और इसमें इकट्ठे हमें ढेर सारा जेनेटिक वेरिएशन या एक बहुत बड़ा जीन पूल हमारे जो लोकल प्लांट्स हैं, जो लोकल वेराइटीज हैं, उनको बहुत सारा बड़ा जीन पूल हमें अचानक से मिल जाता है। दूसरा जो मेरिट है, इट इज वेरी यूजफुल इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉप्स इन एन एरिया। किसी नए एरिया में जो नए क्रॉप हैं, ऐसी चीजें जो हम लोग कभी नहीं खाते थे, जैसे कि पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न हमारे पूर्वज नहीं खाते थे। अगर हम देखें तो एक से दो तीन पीढ़ी पहले हमारे कोई पूर्वज पॉपकॉर्न नहीं खाते थे, लेकिन आज शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसने पॉपकॉर्न न खाया हो। क्यों? क्योंकि पहले मक्का होता ही नहीं था हमारे देश में, मक्का तो बाद में आया है, और मक्के से बनने वाली चीजें, आप लोग मूवी देखने जाते हैं तो पॉपकॉर्न जो है एक सबसे बड़ी डिमांडिंग चीज होती है, खासतौर पे इंटरवल में। चिप्स हम लोग मूवीज के टाइम पे खाते हैं, या
सफर के दौरान लोग आजकल जो कॉमन पैकेज आइटम है, चिप्स है, पॉपकॉर्न है, ये जो चीजें हैं हम लोग या हमारी मुश्किल से 2 या 3 पीढ़ी से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। इसके पहले हमारे पूर्वजों ने इन चीजों को कभी नहीं खाया था, ना चखा था। तो ये न्यू क्रॉप्स को किसी भी एरिया में इंट्रोड्यूस करने का सबसे आसान मेथड है। फिर जो तीसरा मेरिट है, इट इज अ गुड मेथड फॉर कलेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द जर्म प्लाज्म ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम जेनेटिक इरोजन और हैव बीन थ्रेटेंड बाय द डेंजर ऑफ द एक्सटिंक्शन। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में प्लांट्स में डिजीजेस लग जाती हैं और डिजीज की वजह से पूरी जो लोकल क्रॉप होती है वो खराब हो जाती है। ऐसे केस में अगर हमारे पास अलग अलग रीजन के जर्म प्लाज्म या अलग अलग रीजन के जो किसी पर्टिकुलर प्लांट वैरायटी के जर्म प्लाज्म कलेक्शन है, फॉर एग्जांपल पोटैटो का जर्म प्लाज्म कलेक्शन, पोटैटो के जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब ये होगा कि इंग्लैंड में जो पोटैटो होता होगा, जो मैक्सिको में पोटैटो होता होगा, जो अफ्रीका में पोटैटो होगा, जो चाइना में पोटैटो होगा, जो श्रीलंका में पोटैटो होगा, जो जापान में पोटैटो होगा, उसका स्ट्रक्चर, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर सबका जो है अलग अलग होगा। अगर किसी एक रीजन का मान लीजिए कि कोई प्लांट या कोई क्रॉप नष्ट हो जाती है किसी वजह से, किसी डिजीज की वजह से या किसी कैटेस्ट्रॉफी की वजह से, तो अगर हमारे पास उसका जर्म प्लाज्म इकट्ठा है तो हम दोबारा उसको इंट्रोड्यूस करके हम उसको एक्सटिंक्शन से बचा सकते हैं या उसके जेनेटिक इरोजन से हम किसी क्रॉप को बचा सकते हैं। जनरली जो वाइल्ड वेराइटीज होती हैं किसी क्रॉप की, दे आर द रिच सोर्स ऑफ जीन पूल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। लेकिन जब हम कल्टीवेशन में उसी क्रॉप के किसी क्रॉप के जो वाइल्ड वेराइटीज को डोमेस्टिकेट करके हम जब कल्टीवेटेड वेराइटीज में डेवलप करते हैं तो हमारा जो जीन पूल होता है वो बड़ा नैरो हो जाता है, बहुत कम उसमें जो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी हमें मिलती है। तो अगर हम किसी प्लांट के किसी कल्टीवेटेड क्रॉप स्पीसीज के हमारे पास अगर जर्म प्लाज्म इकट्ठा है तो ऐसे केस में हम उनके जो जीन पूल है उसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं, जेनेटिक इरोजन की घटना को होने से रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्रॉप इंट्रोडक्शन के फॉर्म में उस क्रॉप की, पर्टिकुलर क्रॉप की ढेर सारी वेराइटीज हमारे पास अवेलेबल है। चौथा जो मेरिट है प्लांट इंट्रोडक्शन का, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेटेड एंड वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स। ये जो मेथड है, चाहे प्लांट किसी भी मेथड से रिप्रोडक्शन करें, हर तरीके के रिप्रोडक्टिव मेथड वाले प्लांट के ऊपर ये मेथड अप्लाई होता है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि प्लांट वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होता है या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है या सेल्फ पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड है, किसी भी मेथड से प्लांट रिप्रोडक्शन करे, हम प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड से उस क्रॉप को अपने यहाँ ला सकते हैं और उसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं और डायरेक्ट बेनिफिट उसका उठा सकते हैं। अगर कुछ मेरिट है प्लांट इंट्रोडक्शन की तो कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अगर हम डीमेरिट्स को देखें तो डीमेरिट सबसे बड़ी बात यह है कि किसी प्लांट को हम अगर किसी दूसरे देश से अपने देश में लेके आते हैं तो ये चांसेस होते हैं कि वहां की जो दूसरे देश की जो नई नई बीमारियां हैं या उस क्रॉप के ऊपर लगने वाले जो इंसेक्ट्स हैं या उस क्रॉप के साथ ग्रो करने वाले जो वीड्स यानी खरपतवार हैं, वो उस प्लांट के साथ साथ जो उस पर्टिकुलर रीजन में ग्रो करते थे वहां से उठ करके या उस प्लांट के साथ साथ हमारे देश में आ जाएं, जहां पर कि न उस तरह की डिजीज पहले पाई जाती थी, न उस तरह के इंसेक्ट होते थे, न उस तरीके के वीड्स यानी खरपतवार हो सकते थे। तो ये एक बड़ा खतरा होता है कि जब हम दूसरे देश से किसी नए प्लांट को अपने यहाँ लेके आते हैं और उसका हम कल्टीवेशन करते हैं, उसके साथ साथ उस प्लांट में लगने वाली नई नई बीमारियां, नए नए इंसेक्ट्स और नए नए वीड्स भी हमारे देश में आ जाते हैं। इंडिया में अगर हम देखें तो जो आर्जिमोन मैक्सिकाना है, आर्जिमोन मैक्सिकाना आप लोग जानते होंगे, है ना, जो कि वीड के रूप में कॉमनली हमारे रीजन में भी, गुमखाल में भी और नीचे एरिया में आर्जिमोन खूब ग्रो करता है, ठीक है ना। पार्थीनियम और आर्जिमोन ये दोनों जो है वीड भारत में आ गई। डिजीज जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पहले भारत में नहीं होता था, बंची टॉप ऑफ बनाना डिजीज नहीं होता था,
कॉफी रस्ट डिजीज नहीं होता था। ये सब प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड से हमारे देश में आए। सिमिलरली कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे वूली एफिस ऑफ द एप्पल डिजीज, ये जो वूली डिजीज नहीं है, ये वूली एफिस होते हैं। एफिस मतलब इंसेक्ट्स। ये जो वूली इंसेक्ट हैं जो कि एप्पल पे लगते हैं, वो भी प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड के द्वारा हमारे देश में आए। पोटैटो ट्यूबर मॉथ भी, मॉथ मतलब इंसेक्ट, ये पोटैटो ट्यूबर मॉथ भी हमारे यहाँ जो आया है, पहले नहीं होता था, ये इंट्रोड्यूस प्लांट मटेरियल के साथ साथ हमारे देश में आया और फैल गया। लेकिन अब हम ये देखें कि इन चीजों के रोकथाम के लिए हर देश अपना एक क्वारंटाइन ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। क्वारंटाइन, अभी आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, जब कोविड फैला, तो कोविड फैला तो जो लोग बाहर से आए, जो लोग जहाँ जॉब करते थे, अचानक से लॉकडाउन हुआ तो सब भगे अपने अपने घर पर। तो अपने घर पर जब आए तो गांव के लोगों ने और शहर के लोगों ने अपने शहर की सीमा के बाहर एक क्वारंटाइन एरिया बना दिया। उस क्वारंटाइन एरिया में उन लोगों को जो बाहर से माइग्रेट होकर के वापस अपने घर आ रहे थे, उनको डायरेक्टली अपने घर न भेज करके उनको या तो उस क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया गया या उनको अपने घर में क्वारंटाइन कर दिया गया। ठीक है ना। तो क्वारंटाइन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, बल्कि ये प्लांट और एनिमल जो दूसरे देश से बाहर आए, अपने देश में इंपोर्ट किए जाते हैं, अपने देश से दूसरे देश को एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो हर एक देश दूसरे देश से आने वाले किसी भी अनाज को या किसी प्लांट मटेरियल को अपने बंदरगाहों पे या अपने जहाँ पर वो शिप किए जाते हैं वहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए रखते हैं और वहां उनकी टेस्टिंग होती है बाकायदा कि कहीं उस प्लांट मटेरियल में कोई डिजीज तो नहीं, उस प्लांट मटेरियल में कोई इंसेक्ट तो नहीं है, या उस प्लांट मटेरियल में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे कि हमारे देश में संकट पैदा हो जाए। ठीक है। तो जब वो प्रॉपरली टेस्ट कर लिया जाता है कि हाँ उस जो प्लांट मटेरियल है, चाहे वो एज ए फूड मटेरियल हो या एज ए इंट्रोड्यूस प्लांट मटेरियल हो या कोई और एनिमल ही हो, तो उनको प्रॉपर क्वारंटाइन करने के बाद, यानी उनकी प्रॉपर चेकिंग करने के बाद ही हम अपने देश में या कोई दूसरा देश किसी अन्य देश के प्लांट मटेरियल को या एनिमल को उस क्षेत्र में घूमने की या उस क्षेत्र में ग्रो कराने की, कल्टीवेट कराने की परमिशन देता है। और कई देशों में बड़ी स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन मेजर्स हैं, खासतौर पे जो आइलैंड कंट्रीज हैं जैसे कि न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, मॉरिशस है, इन देशों में क्वारंटाइन लॉ बड़े सख्त होते हैं और प्रॉपर चेकिंग के बाद ही किसी प्लांट मटेरियल को अपने यहाँ आने की परमिशन देते हैं। और इस क्वारंटाइन मेथड की वजह से ये जो घटनाएं पहले हुई हैं, जिसकी वजह से कि नए नए डिजीज, इंसेक्ट्स और जो वीड्स आ गए, अब आने की उनकी गुंजाइश काफी कम है या नहीं है। ठीक है ना। आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत में जो कोविड आया, कोविड बेसिकली चाइना से यूरोप फैला और यूरोप से भारत में आया। तो अगर ये प्रॉपर क्वारंटाइन मेथड हम लोग अडॉप्ट कर दिए होते, ये डिजीज इतनी नहीं फैलती। ठीक है ना। तो ये है अ प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड। इसमें से अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ में आया? यस सर। कोई यस डाउट? सर। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट यस सर। टॉपिक पढ़ेंगे। ओके सर।